दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। दोस्तों बात करेंगे ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी की और बात करेंगे एलसीसी या सागा ग्रुप्स के बारे में। दोस्तों लगातार हम आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि समीर अग्रवाल की सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हमारी वीडियो नहीं आई थी, तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि कोई अपडेट दें या क्या कोई खास बात होगी है जो आप वीडियो नहीं बना रहे। तो मैं दोस्तों बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ खास अपडेट आई नहीं थी। लिक्विडेटर ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में नियुक्त हो गया, उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। इसके अलावा दोस्तों एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबको पता है, लिक्विडेटर नियुक्त हो चुका है और उन्होंने अपना कार्य एमएसएस एक्ट 2002 के अनुसार शुरू कर दिया गया है। एक्ट के अनुसार क्या कार्य है उनका, जितनी प्रॉपर्टीज जिस पर एलसीसी का दावा था उनको सबको अटैच किया जाएगा और उनको सेल करेगा या सोसाइटी को दोबारा ओपन करेगा, वो काम अब जो हमारे लिक्विडेटर है उनका है। स्टार्टिंग लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजेगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार उसके बाद विचार करेगा, मीटिंग करेगा। अगर उनको लगता है कि सॉफ्टवेयर दोबारा चलाने की जरूरत है तो सॉफ्टवेयर दोबारा चलाया जाएगा। अगर उनको लगता है कि जरूरत नहीं है तो नहीं चलाएंगे। लेकिन एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा डाटा मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही था। मैनुअल डाटा, ऑल डाटा मैनुअल मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पूरी मैनेजमेंट ऊपरली गायब है। वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में वही होने वाला है। लिक्विडेटर सारा डाटा निकालेगा, कितनी प्रॉपर्टीज अटैच है उनको उसका पता करेगा और उनको सीज करेगा या उसके बाद उनको बेच के लोगों का पैसा देने का कार्य किया जाएगा। दोस्तों बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का कहना है कि इनकी प्रॉपर्टीज तो इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, वो कैसे अटैच होंगी, इनको कैसे सेल किया जाएगा। एक तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टीज कितनी है। पहले तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं है, अब देखो प्रॉपर्टीज मिलनी शुरू हुई है। ईडी ने भी प्रॉपर्टीज अटैच की हैं एलसीसी केस में और अब लिक्विडेटर भी अटैच कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। उदाहरण है परल का, PACL कंपनी का। कहते हैं कि 30 साल के आसपास चल गई थी और हमारे जैसा ही कार्य करती थी। RDFD का 2016 में बंद हो गई थी, सेबी ने उसका काम रोक दिया गया था। 45,000 करोड़ के आसपास का उसका स्कैम बताया जा रहा है। उस स्कैम में अभी पिछले एक हफ्ते में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। जब आप वहाँ जाके देखोगे तो पता लगेगा कि जो उनके MD साहब थे उनकी लड़की को और उनके जमाई को अरेस्ट कर लिया गया। और उस केस की जब आप पूरी डिटेल्स जाओगे ईडी के बारे में, उसकी प्रेस रिलीज वगैरह पता करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी ज़मीन को अटैच किया गया है। और अब जो ईडी कर रही है, ईडी क्या कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और उनकी प्रॉपर्टीज पता लगा रही है कि कहाँ है। क्योंकि जो उनके आर्थिक सलाहकार हैं या दूसरे एडवाइजर्स थे, उनसे रिलेटेड जो भी पर्सन थे, सबसे पूछताछ लगातार ईडी कर रही है। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। टाइमलाइन देखोगे ईडी की जाके तो आपको पूरा पता लगेगा। सबकी जानकारी दे रही है और ईडी उनसे जो भी उनकी विदेश में प्रॉपर्टीज है उनकी एक डिटेल्स निकलवा रही है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे देश अब इंडिया के साथ समझौता करने लगे हैं। EU है आपका, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया की मैंने आपको बताई दी कि ईडी ने वहाँ प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वहाँ बाहर है तो प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। जब गवर्नमेंट अपने पे आ जाती है ना तो सब कुछ कर देती है। अभी हमारे एक डॉन थे, छोटा राजन शायद उनका नाम है। छोटा राजन को उठा के लेके नहीं आई मलेशिया से, और महादेव वेब वाले को क्या दुबई से लेके नहीं आई है हमारी एजेंसीज। और अब अमेरिका से एक हमारा आतंकवादी राणा करके शायद उसको भी अभी वो आने वाला है इंडिया में। तो कई चीज़ें ऐसे होती है जो छोटी छोटी चीज़ें न्यूज में आती है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं होती, तो हम उसको देखते नहीं है। या हम उसको डायरेक्ट संबंधित तो हमसे ही होती है, लेकिन हम उसको मानते हैं कि वो हमसे डायरेक्ट संबंधित नहीं है, इसलिए हम उसको अवेयर इग्नोर कर देते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि हमारी एजेंसी के पास पूरी ताकत है विदेश में जाके लोगों की प्रॉपर्टी अटैच करने की, विदेश में जाके लोगों को अरेस्ट करने की, विदेश में जाके उनका जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करने की भी। तो इस प्रकार की समस्या लेने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा लिक्विडेटर नियुक्त किया अपना कार्य करेगा। उसके बाद उसको लगता है कि हमें दूसरी एजेंसी की जरूरत है, उसको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वो कार्रवाई किसके पास में जाएगी, ईडी के पास में। विजय माल्या ने इतना
जितने करोड़ का घोटाला नहीं किया था उससे ज़्यादा करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। ऑफिशियल बयानबाजी विजय माल्या ने खुद कहा कि मैं तो समझौता कर लूँगा, तो इंडिया ने कहा तू बेटा वहीं रह, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बेच के उसका सारा कर्ज बैंकों को उतार दिया गया है। वैसे ही आपका मेहुल चोकसी का हुआ था, या जो विजय माल्या का एक और था जो मोदी था, नरेंद्र मोदी, उनके साथ सब कुछ सबके साथ ऐसा ही हुआ है। उनको जीरो कर दिया गया, उनके कारोबार खत्म हो गए। तो दोस्तों भरोसा रखने की जरूरत है हमारी एजेंसी पर। हाँ, जो हम कार्य करें, लीगल कार्य करने के लिए हम आगे जा रहे तो लीगल कार्य करें, केस करना केस करें, आंदोलन करें। वो आप जो भी अपने लेवल विरोध कर रहे हैं वो लगातार जारी रखें, क्योंकि वो सरकार पर दबाव बना के रखेंगे। लेकिन ये कहना कि हमारी एजेंसियाँ नहीं कर पाएंगी तो ऐसा गलत है। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है और हम भी इस बात से बिल्कुल एग्री हैं। और ये विधानसभा में, उत्तराखंड विधानसभा में भी बोला गया है कि जी ये जब ऐसी कंपनियां जो ऑफिस खोलती हैं वो RDFD के नाम पे पूरा प्लान लगाती हैं अपना, और वो बाज़ार में भी प्लान लगाती हैं, अपने जो ऑफिस है उसके अंदर भी लगाती है, उसके गेट पे भी लगाती हैं। क्या प्रशासन वहाँ से नहीं गुजरता है? क्या शासन प्रशासन को वहाँ नहीं पता लगता है? ये बातें आपकी सही हैं कि इसमें शासन प्रशासन की थोड़ी बहुत मिली भगत हो सकती है, लेकिन इस बात से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि वो सेंट्रल रजिस्ट्रार से मान्यता प्राप्त थी। MSCS एक्ट 2009 के अनुसार जो सेंट्रल रजिस्ट्रार बना हुआ है, सेंट्रल जो आपकी कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री है, उनसे उन्होंने लाइसेंस ले रखा था। और हरियाणा में तो उनको हरियाणा गवर्नमेंट की NOC से भी मिली हुई थी। तो पूरी तरह से सरकारी GST नंबर भी था, पैन कार्ड नंबर भी था, जो भी सरकारी लाइसेंस लेने के लिए स्कीम्स चाहिए, ऐसी स्कीम चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सब उसके पास थी। तो इस प्रकार की बातें भ्रामक कहीं ना कहीं नजर आती हैं। बाकी दोस्तों आशावादी रहें, पैसा ज़रूर आएगा, और जिस वे में आप अपना विरोध दर्ज कराते हैं वो कराते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पर कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही हमें फ्यूल का कार्य करता है। कमेंट से आप करते हो तभी हमें ऊर्जा मिलती है अलग नई वीडियो बनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी या LIC कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी मिलती है वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।